चैप्टर है वो है संघवाद। देखिए संघवाद होता क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जितनी भी तरह की शासन व्यवस्था होती हैं वो दो तरह की शासन व्यवस्था होती हैं। एक शासन व्यवस्था होती है वो होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, या इसे हम दोहरी सरकार भी कहते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकारें होती हैं, फिर प्रांतीय सरकारें होती हैं और तब स्थानीय सरकारें होती हैं। इसमें राज्य को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है, तो भारत है, कनाडा है, जर्मनी है। ये सब क्या है, ये सब संघात्मक शासन है, या मतलब दोहरी शासन है। इसमें क्या होता है ना, जो शासन व्यवस्था होता है वो अलग अलग स्तर पर बटा हुआ रहता है। एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, या एक हड़ी व्यवस्था भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही स्तर केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार इसमें बहुत अधिक मजबूत होती है। राज्य एवं प्रांतीय सरकार को ये आदेश दे सकता है। सरकारी सरकार जो होंगे वो केंद्र के प्रति ये जवाबदेह होंगे। जैसे ये फ्रांस में है, चीन में है और जापान में है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो एकात्मक व्यवस्था होती है, जिसमें सब कुछ केंद्र के हाथ में ही होता है, वो एकात्मक होता है। और जिसमें केंद्र, राज्य और प्रांतीय इन सबका मिला जुला रहता है, उसमें हम संघात्मक बोलते हैं। तो देखिए संघात्मक संघवाद जो होता है ना, इसे हम दो तरह से बनाया जाता है। एक पहला क्या है, ये संघात्मक व्यवस्था जो होता है वो दो तरह से बनता है। पहला है वो है साथ आकर संघ बनाना। मतलब इसमें क्या होता है ना कि सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है ना, अलग अलग जो राज्य होते हैं वो सब क्या होता है ना, अपना अस्तित्व को बनाए रखते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं। तब इन्हें हम कहते हैं कि साथ आकर संघ बनाना। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है और यूएस में। यूएस में क्या है, 51 स्टेट्स हैं और ये सब स्टेट्स क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ये सब बस एक यूनियन बनाए हुए हैं और ये जब चाहे तब क्या हो सकते हैं, उस यूनियन से अलग हो सकते हैं। साथ लेकर संघ बनाने का मतलब क्या होता है कि देश द्वारा राज्यों का गठन, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है इसमें। इसमें क्या कहता है ना कि राज्यों का गठन किया जाता है। राज्यों को केंद्र द्वारा गठित किया जाता है और राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि भारत में है, जापान में। भारत में क्या है, अगर बिहार चाहे कि वह देश से अलग हो जाए तो वो अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने इसने इसे क्या किया गया है, केंद्र द्वारा संगठित किया गया है, केंद्र द्वारा इसका गठन किया गया है, अतः इसे हम अलग नहीं कर सकते। भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है, इसको हम देखेंगे। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का वर्गीकरण किया गया। भारत में क्या है ना, केंद्र और राज्यों के बीच में ना शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये शक्तियों का बंटवारा 3 अनुसूची में की गई है। ये जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों में की गई है। पहला सूची है संघ सूची, जिस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ का रहेगा, मतलब केंद्र का रहेगा। जिसमें रक्षा आ गया, बैंकिंग आ गया, संचार आ गया, मुद्रा आ गया, विदेशी विदेशी मामले आ गए। इस सब पर अधिकार किसका होगा, इस सब पर अधिकार संघ का होगा। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में आ गए पुलिस हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया। इन सब पर अधिकार जो होगा वो राज्य का अधिकार होगा। समवर्ती सूची में आ गए शिक्षा आ गया, वन आ गया, विवाह आ गया, मजदूरी आ गया, संघ आ गया, उत्तराधिकार, गोद लेना। ये सब की व्यवस्था जो है वो समवर्ती सूची में है। लेकिन ये जो हमारा संविधान बना हुआ था वो 1950 में बना हुआ था, जिस समय कंप्यूटर का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इसलिए कंप्यूटर वाले भाग की जिक्र उसमें नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक और सूची बनाई गई है जिसका नाम रखा गया बाकी बचे विषय। और बाकी बचे विषय में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी तरह के कंपोनेंट्स होंगे वो सब के सब हमारे कहाँ आएंगे, बाकी बचे विषय में आएंगे। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है केंद्र और राज्य और स्थानीय शासन के बीच में सत्ता को बांट देना। मतलब सरकारें जो होंगी वो अलग अलग स्तर पर जब होती हैं सरकारें, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद ग्राम स्तर पर, तो हम इस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहते हैं। संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू किया गया। कितने स्तरीय शासन व्यवस्था, तो 3 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू किया गया। ये थे केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। तो 3 क्या हो गए, केंद्र हो गए, राज्य हो गए, या स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था। तो इस तरह से 3 स्तर पर बंटवारा किया गया था। कब, 1992 में किया गया था। स्थानीय सरकार की हम ढांचा देख लेते हैं। तो स्थानीय सरकार में होते हैं 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। पहला होता है ग्राम पंचायत, जिसमें कि ग्राम पंचायत जो कि गांव 2-3 गांव मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। इसके अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। उसके बाद होता है पंचायत समिति होता है, जिसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। जिला परिषद, जिसमें अलग अलग तरह के सभी पंचायत समितियां मिलकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो हम देखते हैं आगे। संघीय सरकार का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। क्या करना है कि ये देश की एकता को सुरक्षित रखना है और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना ही संघीय सरकार का उद्देश्य होता है। अनुसूचित भाषाएं, देखिए वैसी भाषाएं जिन्हें हम संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है वे सभी अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें कि 22 भाषाओं को रखा गया है। इसमें भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी कब बनाया गया, तो ये 1992 में क्या हुआ, संविधान संशोधन करके बनाया गया।
नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई। कितनी सीट आरक्षित की गई? तो 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। यह दुनिया में कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो दुनिया में ऐसे देशों की संख्या 25 है जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई हैं। तो भारतीय संविधान में शक्तियों को भारतीय संसद में सौंपी गई है। समवर्ती सूची में दिए विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को अधिकार रहता है कि वो कानून बना सकती हैं। वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो वर्तमान में बेल्जियम में जो है सरकार है वो संघात्मक सरकार है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? एकात्मक सरकार की उदाहरण हमारे पास श्रीलंका है, जहाँ पर कि सिंहली बहुसंख्यक है और उसी का सब कुछ चलता है। मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो सिंहली के प्रति ही उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं। तो ये अवशिष्ट अधिकार जो होंगे वो केंद्र के पास ये अधिकार हैं। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में इनमें से शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। बाद बाकी कृषि, पुलिस ये दोनों राज्य सूची में है और रक्षा जो है वो संघ सूची में है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में सुरक्षा नहीं है। बाद बाकी जेल, सिंचाई और कृषि ये सब राज्य सूची के विषय हैं, जबकि सुरक्षा राज्य सूची के विषय नहीं है।